जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है और वह यह है कि चंद्रा एकेडमी की ऑफलाइन कक्षाओं के साथ-साथ अब आप चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां, चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाओं के डेमो वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। चंद्रा एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है चंद्रा एकेडमी द गाइड। इसके साथ ही आप मेरे चैनल चंद्रा एकेडमी स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी पर भी चंद्रा एकेडमी के डेमो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाओं को ज्वाइन करने के लिए आप चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस ऐप इस क्यूआर को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस कोर्स की आपको कुछ विशेषताएं बताना चाहूंगा कि चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस आप लाइव कक्षाएं या रिकॉर्डेड कक्षाएं दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कक्षाएं आप ऑफलाइन कक्षाओं के साथ उसी समय पर देखेंगे, साथ ही इन कक्षाओं को आप बाद में रिकॉर्डेड मोड पर भी देख सकते हैं और रिकॉर्डेड कक्षाओं को तो आप कभी भी किसी भी समय पर देख सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध है, जैसे कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स प्लस व्यापम का कोर्स है, जिसकी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स की फीस दी गई है। आप इस फीस को पे करके इस कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। व्यापम और प्रीलिम्स के कोर्स की अवधि होगी 1 साल की, जिसके अंतर्गत आपको 1000 से अधिक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध तुरंत कराए जाएंगे और साथ ही उस 1 साल की वैलिडिटी के अंतर्गत जितने भी लाइव कक्षाओं में वीडियो लेक्चर्स बनेंगे वह भी आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आप सीजीपीएससी मेंस की कक्षा भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की कक्षाओं की वैलिडिटी रहेगी 2 साल की। लाइव कक्षा आप ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ज्वाइन कर सकते हैं तथा रिकॉर्डेड कोर्स 2 साल तक के लिए लगभग 1500 से अधिक वीडियो लेक्चर्स आपके पास उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही यदि आप व्यापम का ही सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस रहेगी मात्र 6999 और इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल की। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास एक साथ फीस देने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप इकोनॉमिक डिफिकल्टीज से जूझ रहे हैं, आप एक साथ फीस पे नहीं कर सकते किसी भी कारण की वजह से, तो हमारे यहाँ मंथली सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है। आप मात्र 995 रुपए की फीस के साथ हमारे सभी रिकॉर्डेड कोर्स, जिसके अंतर्गत प्री, व्यापम और सीजीपीएससी मेंस के 2500 से अधिक वीडियो लेक्चर्स मात्र 995 रुपए के मंथली सब्सक्रिप्शन अर्थात 30 दिन की वैलिडिटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही 30 दिन की वैलिडिटी खत्म होगी, आप फिर से 995 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कोई पृथक विषय ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मैथ्स और रीजनिंग की कक्षाएं आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों लाइव मोड में भी और रिकॉर्डेड मोड में भी। इसके अतिरिक्त आप यदि जैसे कि व्यापम, हॉस्टल वार्डन जैसी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर एक स्पेशल सब्जेक्ट रहता है, यदि आप कंप्यूटर की भी कक्षा पृथक से ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप छत्तीसगढ़, सिर्फ छत्तीसगढ़ की कक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी हां, आप छत्तीसगढ़ की भी सभी कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है और इसके साथ ही ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में कुछ भी डाउट होने पर आपको सारे फैकल्टीज के सारे टीचर्स के नंबर उपलब्ध रहेंगे। जो भी कंसर्न फैकल्टी है आप उससे डाउट कंसल्ट कर सकते हैं। जी हां, चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाओं से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिए हैं एप्लीकेशन के, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आइए आज हम हमारे टेस्ट सीरीज में पेपर 6 में जो भारत का इतिहास फर्स्ट पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखिए, पहला जो ऑप्शन है, आदमगढ़ और बागौर से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये गलत है। दूसरा, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ये भी गलत है। सोहन संस्कृति का संबंध निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है, ये सत्य है। मानव के अस्थि पंजर तथा हड्डी से बने आभूषण की प्राप्ति लहुरा देव से प्राप्त हुई है, ये गलत है। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या चीज है यहां पर। देखिए, जो आदमगढ़ और बागौर है, यहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं
और मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से नहीं बल्कि नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, ये तो अपना सही कथन है। मानव के अस्थि पंजर, तो ये अस्थि पंजर और हड्डी से बने आभूषण ये जो है महदहा से प्राप्त हुए हैं, महदहा। जबकि ये जो लहुरा देव है ना, लहुरा देव से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना। और ये जो युगल समाधान है ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है, जम्मू कश्मीर बुर्ज होम से। जबकि मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, ये हमारा सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित असत्य कथन है। असत्य कथन देखना है हमको। तो असत्य कथन में देखिए, असत्य कथन में है सबसे पहले नगर के 3 भाग लोथल, नगर के 3 भाग लोथल, तो ये गलत है। असत्य कथन छांटना है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ये गलत कथन है क्योंकि नगर के 3 भाग लोथल के नहीं थे, लोथल के तो 1 भाग थे, है ना। ये 1 भाग था लोथल का। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर नगर के 3 भाग थे। ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सब सही है। मुहरों में चित्र, ये भी सही है। जल निकासी की मोरिया नरमुखा, ये सही है। आगे चलते हैं, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करें। देखिए, ये हड़प्पा, ये नदी से संबंधित है। कौन सा, किस नदी के किनारे स्थित है, कौन सा नगर? देखिए, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। और रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। ऋग्वेद में शब्दों के प्रयोग के आधार पर, ऋग्वेद में शब्दों के प्रयोग के आधार पर सत्य कथन है। कौन कौन सा सत्य कथन है देखिए। तो इसका आंसर आएगा, इंद्र सही है 250 बार, जन सही है 275 बार, अग्नि ये दोनों गलत ऑप्शन है। क्योंकि अग्नि जो है वो 200 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, और अश्व जो है 215 बार प्रयोग हुआ है। इसके बाद फिर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैदिक काल से संबंधित कथन है। पहला कथन, चावल के लिए व्रीहि किया जाता था। चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही प्रश्न है। चावल कथन जो है बिल्कुल सही है कि चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये सही कथन है। दूसरा कथन, ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, ये गलत कथन है। ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी, बल्कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक काल के प्रमुख देवता पशुपतिनाथ थे, ये भी गलत है। वैदिक काल में अगर देखते हैं तो इसके प्रमुख देवता वैदिक काल में एक तो इंद्र थे और दूसरा प्रजापति। ठीक है, ये दोनों देवता थे वैदिक काल के देवता। ठीक, तो कौन सा गलत हो जाएगा? हमारा केवल आंसर विकल्प जो है प्रश्न कथन में अगर देखते हैं तो एक सही है, तो इसका आंसर होगा 5वां का केवल ए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, सूची मिलाना है। इसमें बौद्ध संगीति से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें सूची मिलान करते हैं। देखिए, सूची मिलान करते हैं तो पहला, इसका कोड याद रखिएगा, प्रथम द्वितीय RVPK, रवि PK। तो प्रथम राजगृह, राजगृह कहां है? ये राजगृह है। द्वितीय वैशाली, सॉरी वैशाली, ये यहां है। तृतीय पाटलिपुत्र, ये यहां है। चतुर्थ कुंडलवन, ये यहां है। ये इस तरह से संबंध बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 में चलते हैं। इसमें भी जोड़ा मिलाना है। तो इसमें क्या कहता है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न है ये। जन्म, तो जन्म क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा कमल। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, त्याग घोड़ा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि किस चीज पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों है ना विश्वास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों ही धर्म जो है कर्म तथा पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत एवं दर्शन है?
अनेकांतवाद जो है किसका दर्शन है? तो याद रखिएगा ये जो है अनेकांतवाद जो है हमारा जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यहां पर ये गोलास नहीं है, ये गोसाल है। तो ये हो जाएगा आजीवक, नागार्जुन हो जाएगा शून्यवाद, भद्रबाहु हो जाएगा जैन और लकुलिस हो जाएगा पाशुपत। ये इस तरह से बनेगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये जो है आंसर होगा हमारा विम कडफिसेस। ये विम कडफिसेस जो है कुषाण वंश का शासक है। विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भी इसी वंश को जाता है। चलिए, वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? वैशाली में पहला गणतंत्र लिच्छवी कुल के द्वारा स्थापित किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से नहीं है? जैन धर्म से नहीं है, इसका मतलब किनका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतीत्य समुत्पाद। ये जो है प्रतीत्य समुत्पाद जो है, प्रतीत्य समुत्पाद और अष्टांगिक मार्ग, ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। सप्तभंगिनय जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। इसमें मत्स्य विराटनगर, मत्स्य का क्या है? विराटनगर है। उसके बाद फिर अस्मक, अस्मक का है पोटन, पांचाल का है अहिछत्र और सूरसेन का है मथुरा। ये इसका आंसर होगा। चलिए, मत्स्य का विराटनगर, अस्मक का पोटन, पांचाल का अहिछत्र, सूरसेन का मथुरा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें भी सूची सुमेलित करना है। ये वैदिक काल से प्रश्न है। ऋग्वेद के ब्राह्मण को पुरोहित को क्या बोला जाता है? होत्री। सामवेद उद्गाता। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का बोला जाता है अर्धवायु और अथर्ववेद बोला जाता है ब्रह्म। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 16 नंबर का प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, हर्यक वंश अजात शत्रु, ये सुमेलित है। शिशुनाग वंश महापद्मानन, ये गलत है, क्योंकि महापद्मानन कौन से वंश से संबंधित है? नंद वंश से संबंधित है। नंद वंश से संबंधित है। नागदशक, ये भी गलत है, क्योंकि नागदशक जो है वो किससे संबंधित है? ये शिशुनाग वंश। नागदशक शिशुनाग वंश से संबंधित है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। केवल एक सही है। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो 2 और 3 सुमेलित नहीं है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत माना गया है? देखिए, ज्ञान के 3 स्रोत माना गया है। प्रत्यक्ष को माना गया है, अनुमान को माना गया है और तीर्थंकरों के वचन को माना गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रत्यक्ष को माना गया है, अनुमान को माना गया है, तीर्थंकरों के वचन को माना गया है। जबकि ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है त्रिरत्न, रत्न जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 5। ये आंसर हो जाएगा डी। 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट। 18वां नंबर का प्रश्न है हमारे पास। 18वां नंबर का प्रश्न कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अशोक का नाम
मास्की, गुज्जर, नेटूर तथा उदय गोलम अभिलेख में ही मिलता है। ठीक है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ठीक है, अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी, लेकिन जैन अनुश्रुति के अनुसार नहीं की थी, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार की थी। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार था, इसीलिए यह फैक्ट हो जाएगा गलत। 12वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, गलत। 12वां शिलालेख नहीं है बल्कि 13वां शिलालेख है, यह भी गलत। तो इसमें कौन से कथन सत्य हैं? तो केवल एक सत्य है, याद रखिएगा। 18वां प्रश्न का आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 19वां नंबर का है, सूची जोड़ने वाला है। आइए सूची मिलाते हैं। इसमें देखिए सुंग वंश का संबंध है अग्निमित्र से। कण्व वंश का संबंध, चलिए, सातवाहन का संबंध है सातकर्णी से। चेदी का संबंध है खारवेल से। तो कण्व का संबंध है भूमि मित्र से। ये इस तरह से इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। चलिए 20 नंबर का प्रश्न कहता है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करें। चलिए सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करते हैं। देखिए, बुद्ध चरित अश्वघोष, गाथा सप्तसती, अच्छा इसको देखते हैं, मिलिंद पन्हो नागसेन, स्वप्नवास वदत्ता भास, अब बच गया हाल गाथा सप्तसती। ये इस तरह से ये कनेक्शन बनेगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना पशुपति की मुहर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पशुपति के मुहर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। 21वां नंबर का हमारा प्रश्न है। 21वां नंबर का हमारा प्रश्न कहता है, पहला, पशुपति वाली मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, सही। पशुपति के रूप में संदर्भित आकृति में, ये में है, 3 सींगों वाला मुकुट पहना हुआ है, बिल्कुल पहना हुआ है। आकृति की बाईं ओर हाथी और बाघ है, जबकि दाईं ओर गैंडा और भैंस दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। आकृति के आसन के नीचे 2 हिरण दर्शाए गए हैं, बिल्कुल दर्शाए गए हैं। ये सभी के सभी फैक्ट जो है सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओडिशा राज्य की प्रसिद्ध गुफाओं से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की ओर चलते हैं। कौन सा कथन असत्य है? बोलता है, पहला, उदयगिरी की गुफा कलिंग राजा खारवेल के कार्यकाल में है, बिल्कुल खारवेल से संबंधित है। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुफा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ब्राह्मी लिपि में उत्कर्णित किया गया है। यह कथन भी सही है, यह भी सही है। उदयगिरी की गुफाएं 2 मंजिला है, जिसे रानी गुफा भी कहा जाता है, यह कथन भी सही है। उदयगिरी की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बनाया गया था, यह कथन गलत है। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा? उदयगिरी की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं बल्कि जैन भिक्षुओं के निवास के लिए था। क्यों? क्योंकि ये जो खारवेल है ये जैन धर्म से संबंधित था, ये जैन भिक्षुओं के लिए निवास के लिए बनाया गया था। यही कथन गलत है, यही हमारा आंसर होगा। 22 नंबर का प्रश्न के बाद अब 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था, गलत। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, यह कथन भी गलत है। चंद्रगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार नहीं बनाया था, बल्कि इसको किसने बनाया था? इसको कुमार गुप्त ने बनाया था। ठीक। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को समुद्रगुप्त ने संरक्षण दिया था, यह सही है। तो इसका आंसर होगा केवल और केवल कौन सा कथन सही है? तीसरे नंबर का कथन सही है। चलिए, तो उसमें गलत पूछा था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, जो गलत आंसर है उसको देख लीजिएगा। मैं आपको सही बता दिया था, गलत कौन कौन सा है उसको देखिएगा। चलिए 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी गुप्त काल में लेखा विभाग सर्वोच्च अधिकारी था? लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था ये जो है ना महाक्षपतलिक, ये था आपके
लेखा विभाग का प्रमुख अधिकारी, याद रखिएगा महाक्षपतली को। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अजमेर कौन सा वंश किसको स्थापित किया है, कौन से नगर को? देखिए अजमेर ये संबंधित है चौहान वंश से, जेजाग भुक्ति ये संबंधित है चंदेल वंश से, है ना। मालवा, तो मालवा संबंधित है परमार से, कन्नौज संबंधित है गढ़वाल वंश से। तो ये इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश त्रिकोणात्मक कन्नौज संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया था? तो याद रखिएगा उसमें प्रतिहार लिया था, राष्ट्रकूट लिया था, पाल लिया था, चोल नहीं लिया था। चोल जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों, है ना, इस प्रश्न को देखते हैं। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों चेर, चोल और पाल। पाल नहीं है भैया, ये क्या है? पांड्य होना चाहिए। तो ये कथन हो गया गलत। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह बाघ था, सही है। शिलापादिकारम महाकाव्य की रचना इलंगो आदिकल द्वारा की गई थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। क्या पूछा है, कौन से कथन सत्य हैं? 2 और 3 सत्य हैं, बी। तो 27वां नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ याद रखिएगा, विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व का है। 57 ईसा पूर्व का है विक्रम संवत, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है? यशोधर्मन से संबंधित कौन है? मंदसौर अभिलेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कायथा संस्कृति, है ना, कायथा संस्कृति से संबंधित, देखिए कायथा संस्कृति से संबंधित, है ना, ये जो है कायथा, कायथा संस्कृति के साक्ष्य किस राज्य से प्राप्त होता है? तो कायथा संस्कृति के साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा। कायथा संस्कृति का साक्ष्य किससे प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, सुमेलित करना है सूची को। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। किस जगह को खोजा है उससे संबंधित प्रश्न है। तो चहुंदड़ों को खोजने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इसको खोजा था मैके ने, है ना। उसके बाद फिर बनावली को खोजा था बिष्ट ने, हड़प्पा को खोजा था दयाराम साहनी ने, और रंगपुर को खोजा था SR राव ने। इसको याद रखिएगा, SR राव। अगला प्रश्न चलते हैं, 32वां नंबर का प्रश्न है। 32वां नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न जो है हमारे पेपर में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए यहां पर ये मध्य पाषाण काल हो गया था। एक्चुअली में इसको क्या होना था, यहां पर मध्य पाषाण काल की जगह जो है मध्य पूरा पाषाण काल होना था। यहां पे पूरा होना था, वो छूट गया था, जिसके कारण प्रश्न की संरचना परिवर्तित हो गई। तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, सूची जोड़ने वाला प्रश्न है। चलिए सूची जोड़ने वाला प्रश्न क्या क्या है देखते हैं। दूसरा शिलालेख, दूसरा शिलालेख में दक्षिण के राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। 8वां शिलालेख की अगर बात करते हैं तो 8वां शिलालेख में बात किया गया है धर्म यात्राओं का, और 11वां शिलालेख की अगर बात करते हैं तो इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चौंतीसवां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन में शराब व मदिरा विभाग का अध्यक्ष था? तो इसका आंसर होगा सुराध्यक्ष। सरल सा प्रश्न है, सुरा का संबंध शराब से है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथी गुफा अभिलेख के संबंध में सत्य है? पहला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया, तो पहला इसमें सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख में है। ये दोनों ही कथन जो है सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा, क्या पूछा है, सत्य है पूछा है, 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं।
36 नंबर का, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। दो न्यायालय अस्तित्व में थे, कौन कौन सा? एक तो धर्मस्थयी है और दूसरा कंटक शोधन है। वो दोनों नहीं है, धर्मस्थयी और कंटक शोधन, ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किस राजा की जानकारी अयोध्या अभिलेख में मिलती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजा की जानकारी जो है अयोध्या अभिलेख में मिलती है? तो वो कौन है? वो है पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, सही है। भीतरी स्तंभलेख के अनुसार प्रथम हुण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न क्रमांक 38 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। सॉरी, इसमें असत्य कथन को चुनना है, सॉरी असत्य कथन को चुनना है। ये असत्य कथन है, तो यहां पर एक आंसर है, सभी कथन सत्य है, यह आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, गुप्त काल में अपहृत शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? गुप्त काल में अपहृत शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिना जोती गई जंगली भूमि, है ना। बिना जोती गई जंगली भूमि, ये अपहृत शब्द है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया? तो वो है धर्मपाल, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों के धर्म की बात करते हैं तो प्रकृति पूजा और यज्ञ, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन राजा का नाम था घनानंद। ये घनानंद महापद्मानंद के बाद शासन करता है और इसी के शासन काल में सिकंदर का भारत में आगमन हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं है? तो इसका आंसर है इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया जो किताब है वो इंडिका में यह बताया गया है कि दास्ता नहीं थी। नेक्स्ट 44वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 44वां नंबर का प्रश्न कहता है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया है। आगे चलते हैं। 46वां नंबर का प्रश्न है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? सीलोन का मतलब समझिएगा, सीलोन का मतलब है श्रीलंका। श्रीलंका को जीतने वाला, पूर्ण रूप से जीतने वाला कौन है? राजेंद्र प्रथम। याद रखिएगा, राज प्रथम ने श्रीलंका के केवल उत्तरी भाग को जीता था। पूर्ण रूप से जीतने वाला कौन है? राजेंद्र प्रथम, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, किस चीज का ग्रंथ है? तो ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, याद रखिएगा, तमिल व्याकरण। तोलकाप्पियर ने इसकी रचना की थी और ये तमिल व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। चलिए आगे चलते हैं। 48वां नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 48वां नंबर का प्रश्न कहता है, नागानंद एवं प्रियदर्शिका के लेखक हैं। नागानंद एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? आइए देखते हैं। तो ये है हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन जो है इसके लेखक है। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक। इसको याद रखिएगा, मस्त प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। जयानक किसके लेखक है? पृथ्वीराज विजय के लेखक है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम है दंतीदुर्ग। चलिए 51वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 51वां नंबर का प्रश्न है,
ये सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। देखिए इसमें सभी जिस तरह से है, जैसे सूरत की संधि, सॉरी सूरत की संधि जो है वो 1775, पुरंदर की संधि 1776, पुरंदर की दो संधि होती है ना, पुरंदर की दो संधि होती है, एक संधि होती है 1765 में और दूसरी संधि होती है 1776 में। बड़गांव की संधि है 1779, सालबाई की संधि है 1782। ये सेम टू सेम है जैसे है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो देखिए ब्रिटेन में लगभग 1600 इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और उस समय कौन था शासक? अकबर था। याद रखिएगा इसका आंसर होगा अकबर, सी। 52 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर, तो इसका आंसर है सुल्तान जैनुल ओबेदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल ओबेदीन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युद्ध भूमियों को, है ना, युद्ध भूमि कौन कौन से राज्य में स्थित है उनसे सुमेलित करना है। आइए देखते हैं युद्ध भूमि को। तो हल्दी घाटी कहां है? हल्दी घाटी है राजस्थान में। पानीपत कहां है? हरियाणा में है। बक्सर कहां है? बिहार में है। प्लासी कहां है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुमंत। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। देखिए यहां पर इसको मैच करना है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। तो भारत में मुगल शासन, ये इससे संबंधित है। तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो गोरी जो है तुर्की शासन से संबंधित है। तालीकोटा का लड़ाई हुआ था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में। तो इससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। और प्लासी की लड़ाई से क्या हुआ? भारत में ब्रिटिश शासन और सशक्त रूप से उभर कर आया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। ठीक है, बिल्कुल सही है, धन प्राप्ति था। दूसरा, वह कारण जो है वह दक्षिण के राज्यों पर कब्जा करना चाहता था। यह गलत है, इसमें केवल एक सही है। 58वां का आंसर हो जाएगा आपका। केवल ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, आगे चलते हैं। सिख संप्रदाय के गुरु के बारे में सत्य कथन का चुनाव करिए। देखिए इसमें क्या है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, ये सही है। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। देखो ये फांसी वाला जो फैक्ट है उसके कारण ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी गुरु को फांसी नहीं दिया गया है ना। तो ये आंसर, एक कथन बस एक सही है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। साठ नंबर का प्रश्न है हमारा। चलिए 60 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कौन कौन से कंपनी ने कहां कहां पर अपना स्थापना किया था? केंद्र जो है व्यापारिक कोठा। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा, क्योंकि में पुर्तगाल का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेगापट्टनम और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पौंडीचेरी। तो ये इसका बिल्कुल लाइन से सही है, 1 2 3 4 सही है ये। 60 के बाद 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए इसको देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है। पहला,
दीवान ए बंदगान, यही बस सही सुमेलित है। तुगलक लिखा हुआ है, ये है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक का है। दीवान ए मुस्तखराज की अगर बात करते हैं तो दीवान ए मुस्तखराज जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का है, अलाउद्दीन खिलजी का है, मतलब ये हो जाएगा हमारा गलत। दीवाने को ही, तो ये किसका है? ये अलाउद्दीन खिलजी का नहीं है, ये किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का है। दीवाने अर्ज किसका है? ये गलत हो गया। दीवाने अर्ज किसका है? मोहम्मद तुगलक, गलत। ये है गयासुद्दीन बलबन का है, गयासुद्दीन बलबन का है दीवाने अर्ज। ये तीनों गलत हो जाएगा। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक का है, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश है? तो ये है खिलजी वंश है, याद रखिएगा, खिलजी वंश है। खिलजी वंश ने सबसे कम 30 साल तक शासन किया था। इसने 30 साल शासन किया, इसने 77 साल शासन किया, है ना। ऊपर वाला जो है ये 94 साल तक शासन किया है, और सैयद वंश ने 37 साल तक शासन किया था। तो आप देख लीजिए सबसे कम शासन करने वाला कौन सा है ना, खिलजी वंश है। और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला कौन सा है? तुगलक वंश है, 94। इन चारों ऑप्शन में अगर देखते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। चंगेज खां का मूल नाम क्या है? तेमचुन, है ना। चंगेज खां कौन था? चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी था, है ना, जिसका मूल नाम था तेमचुन। आगे चलते हैं। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण जो है शेर शाह सूरी ने किया था। किला ए कुहना, शेर शाह सूरी। 64 का आंसर होगा डी। चलिए आगे चलते हैं। किसके शासन काल में डीमेकस नामक यात्री भारत आया था? वो है बिंदुसार। बिंदुसार कौन से वंश का शासन है? शासक है, मौर्य वंश का शासक है। चलिए आगे चलते हैं। किस शासक द्वारा एक चालीसा दल का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। याद रखिएगा, तुर्कान ए चिहालगामी जिसको बोलते हैं, इल्तुतमिश के द्वारा वो बनाया गया था, अमीर लोगों के दमन करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। डाक व्यवस्था को पूर्णतः संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, सरहिंद का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध जो है हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य हुआ था। हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य हुआ था ये जो युद्ध है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शीश महल, चलिए कौन कौन क्या क्या बनवाया है उसको देखते हैं। बीबी का मकबरा औरंगजेब, काबुली मस्जिद बाबर, पंचमहल बनाया अकबर, शीश महल बनाया शाहजहां। ये इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका। शीश महल, है ना, शाहजहां, पंचमहल किसने बनाया? अकबर। काबुली मस्जिद किसने बनाया? बाबर। और बच गया बीबी का मकबरा औरंगजेब। 4 1 2 3। चलिए आगे चलते हैं। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? देखिए पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? पांड्य वंश जो है संगम काल का वंश है, इनकी राजधानी थी मदुरई। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो ये जो अमीर खुसरो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में थे। चलिए विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में देखते हैं, आइए सुमेलित करते हैं। यहां पर देखिए बारबोसा जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। बारबोसा के शासनकाल में आया था, कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक की बात करते हैं तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नुनिज की बात करते हैं तो नुनिज जो है ये आया था अच्युत देवराज के शासनकाल में आया था। और
देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोला डी कॉन्टी आया था। अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय, बारबोसा, कृष्णदेवराय, निकोला डी कॉन्टी, देवराय प्रथम और नुनीज अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। चलिए आगे चलते हैं। संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इस काल में कई शास्त्रीय तमिल क्या लिखी गई है ना। तो इसका बहुत सुंदर सा आंसर है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, कविताएं, तमिल कविताओं के कारण ये जो संगम काल है वो फेमस हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सूची मिलाना है, कौन शासक किस वंश से संबंधित है, आइए मिलाते हैं। पल्लव गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है हरिश्चंद्र, पल्लव वंश से संबंधित है सिंह विष्णु, चालुक्य वंश से संबंधित है पुलकेशी द्वितीय और राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है दंती दुर्ग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ताज उल मासिर की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? ताज उल मासिर की रचना तो ये लिखी गई है, ये लिखी गई है हसन निजामी के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? हसन निजामी। ताजुल मासिर कौन लिखा है? हसन निजामी। चलिए आगे चलते हैं। अकबर के प्रमुख कार्य व स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। चलिए अकबर के प्रमुख कार्य को सुमेलित करते हैं। पहला, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 30 से तीर्थ यात्रा, 30 से 63। इसके जस्ट बाद वो जजिया कर को समाप्त करता है, 64। फिर 82 में दीन इलाही की स्थापना करता है और मजहर की घोषणा करता है 1579 में। तो क्या हो जाएगा, है ना, ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा आपका 4, सी का हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 1, डी का 1। ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलक वंश के संदर्भ में 77 नंबर का प्रश्न है। तुगलक वंश के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था, बिल्कुल सही। सर्वप्रथम अकाल संहिता का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ, बिल्कुल सही। व्यावसायिक शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, बिल्कुल सही। इसमें सभी कथन सत्य हैं। 77 नंबर के प्रश्न में सभी कथन सत्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसको देखते हैं। नियंत्रण विभाग दीवाने रियासत जो अलाउद्दीन शुरू किया गया था। उसके बाद फिर राजस्व विभाग का संबंध है दीवान ए मुस्तख राज से, दीवान ए मुस्तख राज से संबंधित है। उसके बाद धार्मिक विभाग जो है, धार्मिक विभाग का संबंध है दीवान ए रिसालत से और लेखा परीक्षा विभाग का संबंध है दीवान ए इसरफ से। बाजार नियंत्रण दीवान ए रियासत, राजस्व विभाग दीवान ए मुस्तख राज और धार्मिक विभाग दीवान ए रिसालत और लेखा परीक्षा विभाग जो है दीवान ए इसरफ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आधुनिक उर्दू का जन्मदाता, आधुनिक उर्दू का जन्मदाता किसे माना जाता है? आइए देखते हैं। आधुनिक उर्दू का जन्मदाता ये है मोहम्मद कुली। इसका आंसर है मोहम्मद कुली। आधुनिक उर्दू का जन्मदाता कौन? मोहम्मद कुली। सल्तनत कालीन प्रमुख करों में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें देखिए, जजिया, जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता, सही। जकात मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर, सही। उस्र मुस्लिमों से सिंचाई व्यवस्था पर आधारित भूमि कर, सही। खराज मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर, तो ये जो है गलत है। ये कृषि भूमि कर था। ये क्या कर था? कृषि भूमि कर। ठीक, ये आंसर यही गलत है, ये फैक्ट, यही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। सूफी सिलसिला से संबंधित प्रश्न है। देखिए, सुहारावर्दी की अगर बात करते हैं तो सुहारावर्दी जो है बहाउद्दीन जकारिया, सुहारावर्दी किससे संबंधित है? बहाउद्दीन जकारिया।
कादरी जो है ये जिलानी से संबंधित है। कादरी किससे संबंधित है? जिलानी से संबंधित है। उसके बाद नक्शबंदी की अगर बात करते हैं तो नक्शबंदी जो है, नक्शबंदी देखिए किससे संबंधित है? ये बाकी बिल्ला से संबंधित है। सुहारावर्दी बहाउद्दीन जकारिया, कादरी जिलानी, फिरदौसी, फिरदौसी का शेख बहरुद्दीन समरकंदी। तो सुहारावर्दी का क्या हो जाएगा? 4, कादरी का क्या हो जाएगा? 3, फिरदौसी का क्या हो जाएगा? फिरदौसी का हो जाएगा आपका 2 और नक्शबंदी का हो जाएगा 1। 4 3 2 1 ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सुदर्शन का अवतार माना जाता है? देखिए इसमें जो है निम्बकाचार्य को सुदर्शन का अवतार माना जाता है, निम्बकाचार्य को। ठीक, किसके शासनकाल में फारसी भाषा में शास्त्रीय संगीत की पुस्तकों की रचना सबसे अधिक हुई है? इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा शास्त्रीय संगीत की पुस्तकों की रचना सबसे अधिक हुई है फारसी भाषा में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, मराठा कालीन प्रशासनिक अधिकारियों के वरिष्ठता क्रम का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो जो आंसर सही है वो है आपका 3 4 5 2 1। सी आंसर सही है। 3 4 5 2 1। 3 4 5 2 1। 3 मतलब पहले नंबर में आएगा हवलदार, उसके बाद आएगा दूसरे नंबर में जुमालादार, फिर आ जाएगा पांचवा तीसरे नंबर में, ये तीसरे नंबर में आएगा, फिर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा आपका चौथे नंबर में, ये चौथे नंबर में आ जाएगा, और 1 मतलब ये जो है ये लास्ट 5वें नंबर का अधिकारी होगा। ठीक, तो 3 4 5 2 1 इसका आंसर है। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों की नियुक्ति किया गया, जिसे कहा जाता था आयंगर, कहा जाता था आयंगर। ये आंसर होगा आयंगर। ठीक है, आयंगर आंसर होगा, आयंगर। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रथम सदस्या कौन थी? तो इसकी सदस्या थी महामंगा। याद रखिएगा महामंगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर का प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। तो इसमें तीनों सुमेलित है, तीनों जो कथन है वो सुमेलित है। मानबाई, शाह बेगम, जगत गोसाई, जोधाबाई, मेहरून निसा, नूरजहां, ये तीनों ही सही है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे चलते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो कौन है? बीजापुर और गोलकुंडा है, याद रखिएगा, बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था किसने? औरंगजेब ने। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? कौन सी आत्मकथा है? तुजुक ए बाबरी जो है ये आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 90 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? 90 नंबर का प्रश्न कहता है किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये है राष्ट्रकूट वंश ने। कौन से वंश ने? राष्ट्रकूट वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो बड़ा सरल सा इसका आंसर है, चंदेल वंश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, सिमुक निम्नलिखित में से किसका संस्थापक है? सिमुक जो है ये सातवाहन वंश का संस्थापक है। निम्न में से अष्टांग योग के बहिरंग कौन कौन से हैं? देखिए 8 योग होते हैं, है ना। 8 योग में कौन कौन से बहिरंग हैं? तो एक बहिरंग होता है और 3 होता है अंतरंग। 3 अंतरंग कौन कौन सा है उसको याद रखिएगा, ध्यान, समाधि, ध्यान, समाधि और धारणा, ये तीनों अंतरंग हैं। तो बहिरंग कौन कौन से हुए? तो
समाधि तो होगा नहीं, धारणा तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यम आसन प्रत्याहार। ये आंसर होगा 1 2 4। 93 का आंसर होगा 1 2 4। चलिए आगे चलते हैं। 94 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखिए 94 नंबर का प्रश्न कहता है सत्य कथन देखना है। सांख्य का अर्थ सत्य ज्ञान का दर्शन है। बिल्कुल सही, ये सही है। सांख्य अनेकवादी आध्यात्मिक एवं निर्विवाद द्वैत है। दूसरे नंबर का अगर कथन देखते हैं तो ये भी सही है। सत्य ज्ञान पुरुष का प्रकृति से संयोग का ज्ञान है, ये गलत है। शंकराचार्य ने सांख्य को वेदांत का मुख्य विपक्षी कहा है, ये सही है। सांख्य योग के विचार को प्रकृति आरंभवाद कहा जाता है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4। 1 2 4 ये आंसर है इसका सी। तो 94 नंबर के प्रश्न का आंसर है सी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर का हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांख्य को सबसे पुराना दार्शनिक मत माना गया है, सही है। अद्वैत वेदांत का आधार सांख्य विचारधारा से है, बिल्कुल सही है। सांख्य अनंत संख्या में समान लेकिन अलग अलग पुरुषों के अस्तित्व को मानता है, जिनमें से कोई भी अन्य से श्रेष्ठ नहीं है, ये भी सही है। 1 2 3 ये सभी कथन जो है वो सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है कि पूर्व मीमांसा प्रणाली की खोज वेद व्यास के शिष्य ऋषि जैमिनी ने की थी। ऋषि जैमिनी ने की थी, सत्य है। पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या और उसकी प्रामाणिकता स्थापित करना है, यह भी सही है। दोनों 1 और 2 दोनों सही है इसमें, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। 96 का आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं 97 नंबर के प्रश्न की ओर। 97 नंबर का प्रश्न कहता है, भारतीय दर्शन की किस प्रणाली में चार्वाक, आजीविक, जैन और बौद्ध धर्म की विचारधाराओं का वर्णन है? तो इसमें हो जाएगा आपका गैर रूढ़िवादी प्रणाली, बी। 97 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 97 का आंसर है बी, गैर रूढ़िवादी प्रणाली, याद रखिएगा। 98 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम कौन सा है? 98 नंबर का प्रश्न कहता है, तो देखिए शंकराचार्य, तो पहले नंबर में आते हैं शंकराचार्य। उसके बाद शंकराचार्य के बाद कौन आते हैं? रामानुज और चैतन्य। शंकराचार्य के बाद रामानुज, रामानुज के बाद चैतन्य। यही आंसर सही है, ठीक है। सही कालानुक्रम यही है, पहले नंबर का ऑप्शन। फिर चलते हैं 99 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 99 नंबर का प्रश्न कहता है, चलिए इसमें देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सामाजिक चिंतन, बिल्कुल सही जोड़ा है ये। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एकात्म मानववाद, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद, प्रैक्टिकल वेदांत, व्यवहारिक वेदांत, वे भी सही है। गुरु नानक, सर्वांगीण योग, ये गलत है। सर्वांगीण योग गुरु नानक जी का नहीं बल्कि किसका है? पतंजलि का है ना, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सत्क्षितिवाद संबंधित है। सत्क्षितिवाद किससे संबंधित है? अंतिम प्रश्न है हमारा। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है केवल 2 और 3, सांख्य और रामानुज से संबंधित है, मीमांसा और शंकराचार्य से नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3। तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, 2 एवं 3। चलिए फ्रेंड, ये एक्सप्लेनेशन हुआ भारत के इतिहास पार्ट 1 का। आगे और प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन के लिए आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू और शुभ रात्रि।